सदा खुश रहो बिटिया। मैं जेबीन डॉक्टर एल के शर्मा, प्रोफेसर ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर। हमारा आज का विषय है मंत्रिमंडल सचिवालय। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार कार्यक्रम नियम 1961 तथा भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है, जिससे सरकार के मंत्रालय विभागों में निर्बाध कार्य संचालन में आसानी होती है। यह सचिवालय मंत्रिमंडल और इसकी समितियों को सचिवालय सहायता उपलब्ध कराता है तथा अंतर मंत्रालयीय तालमेल करके मंत्रालय और विभागों के मतभेद को सुलझाकर तथा सचिवों को स्थायी तथा तदर्थ समितियों की सहायता से सहमति बनाकर सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया में मदद करता है। इस तंत्र के माध्यम से नई नीतिगत पहलों को भी प्रोत्साहित किया जाता है। मंत्रिमंडल सचिवालय का उद्गम मतलब उसका जन्म किस प्रकार हुआ था। भारत सरकार में विभागीय प्रणाली अपनाए जाने से पूर्व सारा सरकारी कार्य गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा निपटाया जाता था। यह काउंसिल एक संयुक्त परामर्शी बोर्ड के रूप में कार्य करती थी। सरकार के कार्य में जैसे जैसे वृद्धि हुई और उसमें जटिलता आने लगी, विभिन्न विभागों के कामों को काउंसिल के सदस्यों में बांट दिया गया। केवल अधिक महत्वपूर्ण मामलों को गवर्नर जनरल तथा उसके काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से निपटाया जाता था। इस प्रक्रिया को लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान काउंसलिंग अधिनियम 1861 द्वारा वैध बनाया गया, जिससे विभागीय प्रणालियों की शुरुआत हुई और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद की स्थापना हुई। वायसराय का निजी सचिव इस कार्यकारिणी परिषद के सचिवालय का प्रमुख होता था। वह परिषद की बैठकों में सम्मिलित नहीं होता था। लॉर्ड विल्डिंग ने इन बैठकों में अपने निजी सचिव को अपने साथ बैठने की प्रथा आरंभ की थी। बाद में यह प्रथा जारी रही और नवंबर 1935 में वायसराय के निजी सचिव को कार्यकारिणी परिषद के सचिव का अतिरिक्त पदनाम दे दिया गया। सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन होने पर इस कार्यालय के नाम में परिवर्तन किया गया। हालांकि इसके कृत्यों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। उस समय इस कार्यकारिणी परिषद के सचिवालय का नाम मंत्रिमंडल सचिवालय रख दिया गया। अर्थात सितंबर 1946 में हमारे यहाँ पर मंत्रिमंडल सचिवालय के नाम से एक कार्यालय की स्थापना हो गई थी। तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि स्वतंत्रता से पहले के अपेक्षा मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्यों में एक तरह से परिवर्तन हुआ और इसके कार्यों मंत्रियों और मंत्रालयों के कागजातों को परिचालित करने के लिए सामान्य कार्य तक ही सीमित नहीं, बल्कि यह मंत्रालयों के बीच प्रभावी समन्वय के लिए एक संगठन के रूप में विकसित हुआ। कृत्य मंत्रिमंडल सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। मंत्रिमंडल सचिव इस सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अंतर्गत मंत्रिमंडल सचिवालय को आवंटित कार्यों में शामिल है मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडल समितियों को सचिवालय सहायता प्रदान करना। कार्य संचालन नियम मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार कार्यकारण नियम 1961 तथा भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है, जिससे सरकार के मंत्रालय और विभागों में निर्बाध कार्य संचालन में आसानी होती है। यह सचिवालय अंतर मंत्रालय तालमेल करके मंत्रालय एवं विभागों के मतभेद को सुलझाकर तथा सचिवों को स्थायी सहायता बना करके सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी मदद करता है। देश में महासंकट की स्थिति का प्रबंधन और ऐसी स्थिति में विभिन्न मंत्रालयों के कार्यकलापों में समन्वय करना मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्यों में से एक है। सरकारी कार्यों का आवंटन और निपटान भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 तथा कार्य आवंटन नियम एवं कार्यकारण नियम 1961 भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अंतर्गत बनाए गए हैं। कार्य आवंटन नियम की प्रथम अनुसूची मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों तथा सचिवालयों को विनिर्दिष्ट करती है तथा द्वितीय अनुसूची में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों को आवंटित किए गए कार्यों को सूचीबद्ध करती है। कार्यकारण नियम भारत सरकार के कार्यों के निपटाने तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया को निर्धारण करते हैं। भारत सरकार में कार्यों का निपटाना साधारणतः कार्यकारण नियम में निर्धारित अपेक्षित विभागीय परामर्श अध्याधीन मंत्रालयों विभागों के भीतर विभिन्न स्तरों पर प्रभारी मंत्री के द्वारा या उनके सामान्य एवं विशेष निर्देशों के अंतर्गत किया जाता है। इसके अतिरिक्त कार्यकारण नियम उन मामलों को भी निर्दिष्ट करते हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और इसकी समितियां तथा राष्ट्रपति को अनुमोदित अपेक्षित होता है। वे मामले जिनके लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदित अपेक्षित होता है कार्यकारण नियमों की द्वितीय अनुसूची में दर्शाए गए हैं तथा वे मामले जिन पर मंत्रिमंडल की समितियों का अनुमोदन अपेक्षित है कार्यकारण नियम की प्रथम अनुसूची में दर्शाए गए हैं। उन मामलों को जिन्हें प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना अपेक्षित है कार्यकारण नियम
की तृतीय अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। तदनुसार सरकारी कार्यों के एक महत्वपूर्ण भाग का निपटान विभागीय स्तर पर कर लिया जाता है। कुछ मामलों या मामलों के वर्गों में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है कि मंत्रिमंडल एवं मंत्रिमंडल की किसी भी एक समिति का अनुमोदन अपेक्षित होता है। मंत्रिमंडल समितियों को सहायता प्रदान करना। मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडल समितियों को दी जाने वाली सचिवालय सहायता में निम्नलिखित शामिल हैं: प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल तथा उसकी समितियों की बैठक बुलाना, कार्यसूची तैयार करना तथा परिचालित करना, कार्यसूची में शामिल मामलों में से संबंधित कागजों का परिचालन करना, विचार विमर्श का रिकॉर्ड तैयार करना, प्रधानमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात विचार विमर्श के रिकॉर्ड को परिचालित करना, मंत्रिमंडल तथा इसकी समितियों द्वारा दिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखना, मंत्रिमंडल सचिवालय तथा मंत्रिमंडल की बैठकों के कागजातों का अभिरक्षक करना, अंतर मंत्रालय समन्वय को बढ़ावा देना। अंतर मंत्रालय मतलब इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन में निम्नलिखित कार्य या समन्वय की आवश्यकता होती है जो कि मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा की जाती है। सर्वप्रथम कठिनाइयों को दूर करता है, मतभेद को दूर करता है, विलंब कम करता है, प्रशासनिक कार्रवाई में समन्वय बना के रखता है तथा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि नीतियों के मध्य समन्वय बनाया रखता है जिससे कि नीतियों का दोहराव ना हो सके। जबकि प्रत्येक मंत्रालय सरकारी नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए स्वयं ही कार्य करते हैं, वे उत्तरदायी हैं। फिर भी जहाँ तक अंतर मंत्रालय सहयोग अपेक्षित होता है वहाँ वे प्राय मंत्रिमंडल की सचिवालय की सहायता लेते हैं। अंतर मंत्रालय समस्याओं का समाधान सचिवों की समितियों COS कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक में निकाला जाता है। सरकार के विभिन्न सचिवों से प्राप्त विशेष मामलों और प्रस्तावों पर विचार विमर्श करने के लिए समितियों का गठन किया जाता है और मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में इनकी बैठक की जाती है। ये समितियां अड़चनों को दूर करने तथा परस्पर सहयोगी अंतर मंत्रालय कार्यवाही को सुनिश्चित करने में सफल हुई हैं। इन समितियों के माध्यम से एक दूसरे के मध्य विचार विमर्श कर करके और आने वाली समस्याओं को एवं अड़चनों को दूर किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर यह है कि वह एक दूसरे के बीच में समन्वय पैदा कर करके कठिनाइयों को दूर करते हैं, मतभेद को दूर करते हैं। इसके अतिरिक्त सचिवों की समितियों में विचार विमर्श संबंधित मूल विभाग द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों के आधार पर होता है। यदि कोई ऐसा विभाग है जिसके संबंधित विषय पर दृष्टिकोण भिन्न है तो तुरंत पूरक नोट उसका प्रस्तुत किया जाता है। सचिवों की समिति के निर्णय एवं सिफारिश एक मत से होते हैं। इन कार्यवाहियों को विभागों में परिचालित भी किया जाता है और उन विभागों पर उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं। यह सचिवालय कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं जैसे निगरानी रखना, समन्वय करना तथा नई नीतिगत पहलों को प्रोत्साहित करना। चूँकि मंत्रिमंडल सचिवालय सिविल सेवाओं का भी प्रमुख होता है। हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की अखिल सेवाएं होती है: भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा। इसके अलावा केंद्रीय सेवाएं संवर्ग अ, ब, स और द, ये सभी सेवाएं सिविल सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। इसलिए विभागों द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय को अंतर मंत्रालय समन्वय को प्रोत्साहित करने वाली उपयोगी तंत्र के रूप में देखा जाता है। मंत्रालय/विभाग मासिक अर्धशासकीय पत्रों की प्रणाली के द्वारा मंत्रिमंडल सचिव को अपने संबंधित मंत्रालयों, विभागों के महत्वपूर्ण मुद्दों, गतिविधियों के बारे में अवगत कराते हैं। मंत्रालय एवं विभागों द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय को एक मासिक रिपोर्ट भी भेजी जाती है जिसमें महत्वपूर्ण नीतिगत मामले, सचिव की समिति के निर्णयों के अनुपालना, 3 महीनों में से अधिक लंबित अभियोग के लिए मंजूरी, कार्यकारण नियमों से विचलन, ई शासन का कार्यान्वयन इत्यादि जैसे व्यापक क्षेत्रों के मुद्दों का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाता है। यह सब महत्वपूर्ण जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय के रूप में थी। धन्यवाद।